बाद वापस आए हैं। मैन पावर सप्लाई फोरकास्टिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ही बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में थे, तो उसको तो मैंने एक दो बार रिवाइज भी करा दिया था। जैसे कभी हामिद रहता था तो कभी कुणाल रहता था तो कभी ऐसे, तो फिर भी मैंने कवर किया। लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, तीन, मेरे ख्याल से 2-3 टॉपिक तो हो गया है, तो उतना ज्यादा रिवीजन कर पाना अब मुश्किल है। फिलहाल हम लोग सिलेक्शन पर रहे थे, रिक्रूटमेंट खत्म कर चुके हैं। तो मैं एक बार कुणाल वापस से सिलेक्शन का पूरा आपको उस दिन मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, एक बार पूरा कवर यस करते हुए मैम, आगे बढ़ते, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस बता रहे थे मैम। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस बता, तो हम वहीं से शुरू करते हैं, वो पूरा लेते हुए आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकंड। ये ओके, तो रिक्रूटमेंट हमने देखा था। रिक्रूटमेंट क्या था कि रिक्रूटमेंट था हाउ यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द वैकेंसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना? यस किसी मैम। भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की संख्या आप कैसे बढ़ाएंगे, वो रिक्रूटमेंट में था। एंड रिक्रूटमेंट ये भी बताती है हमको कि दे आर डिफरेंट सोर्सेस जहां से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, जहां से हम अधिक से अधिक संख्या में एप्लीकेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब हो गया रिक्रूटमेंट, ठीक है? you have enough applications, now you have to choose the most and the best suitable applications out of the all applicants जो भी आपके पास आपने रिसीव किया है, जितने भी एप्लीकेशन, उसमें से जो बेस्ट है वो अब आपको चुनना है, राइट? अब ये चुनने का हमने देखा था, ये एक हमारे पास प्रोसेस है। मैंने ये भी बोला था कि ये प्रोसेस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट कैन वैरी, इट कैन चेंज, लाइक समवेयर, जैसे आपके किताब में जो प्रोसेस को बताया गया है, दैट स्टार्ट्स विद रिसेप्शन ऑफ द एप्लीकेशन, रिसेप्शन एंड देन स्क्रीनिंग इंटरव्यू एंड देन एप्लीकेशन ब्लैंक एंड देन सिलेक्शन टेस्ट एंड देन सिलेक्शन इंटरव्यू। बहुत सारी जगह पे इट स्टार्ट्स विद एप्लीकेशन ब्लैंक, ठीक है ना? इससे पहले सारी चीजों को हम रिक्रूटमेंट में रखते हैं कि कहाँ से लोग आए, कहाँ से उनको जॉब के बारे में पता चला, किस सोर्सेज से दे कम टू नो अबाउट द वैकेंसी और उन्होंने अप्लाई किया एंड अदर पार्ट। तो ये सारे चीज कहाँ आते थे? नॉर्मली ये सारे पार्ट चले जाते हैं रिक्रूटमेंट में, और उसके आगे का जो भी है वो शुरू होता है इन अदर ऑर्गेनाइजेशन में, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ब्लैंक। लेकिन आपके बुक में ये रिसेप्शन से हुआ, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। ये जो स्टेप्स है या आप चेंज कर सकते हैं। आई फॉलोड योर टेक्स्ट बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो कहीं से भी आता है और आपके बिल्कुल टेक्स्ट से आता है, वो मैंने देखा है इससे पहले भी कि सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं असाइनमेंट के, एवरीथिंग इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। तो इसीलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, एक्चुअली मैं आपके केस में कोई और कंटेंट लेती ही नहीं हूँ, पूरा आपका बुक का ही कंटेंट होता है, ताकि आपका अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव्स आप खुद से सॉल्व कर सके। तो हम आते हैं रिसेप्शन पे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स विद रिसेप्शन। अब रिसेप्शन का क्या मतलब है यहाँ पे कि देखो, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज, जैसे एक फैमिली के मेंबर्स, फैमिली के लिए इंट्रोडक्शन का काम करता है कि नहीं करता है? सपोज करो कि किसी के फैमिली मेंबर, जो फैमिली में जो लोग हैं वो काफी पोलाइट है, काफी वेल स्पोकन है, काफी एजुकेटेड है, और उनका जो तौर तरीका है वो काफी काफी एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। इसका मतलब है कि वो फैमिली पढ़ा लिखा और अच्छा है ना? दो चार लोग अगर उस फैमिली के अच्छे आपको दिखते हैं तो ओवरऑल फैमिली का इमेज अच्छा बनता है ना हमारे दिमाग में। यस मैम। रिसेप्शन इज वन एंड सेम थिंग। जब कभी कोई रिसेप्शन पे जाता है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके ही एम्प्लॉयज से पता करने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या वैकेंसी है, बहुत सारे चीज हम पूछते हैं ना। मान लो किसी और भी पर्पज से जाते तो भी पूछते हैं कि आपके कॉलेज में अभी रिक्वायरमेंट है क्या, वहाँ पे किस तरीके का वो माहौल है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, और क्या क्या वहाँ पे एचआर पॉलिसीज के रूप में यूज किया जाता है। अब ये सारी चीजें अगर उनको पॉजिटिव जाएगा तो दे कैन कम, दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब, है ना?
तो ये रिसेप्शन में, तो रिसेप्शन में सबसे पहला स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, जहां से एक नॉर्मल आदमी, एक आउटसाइडर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है, वो आपका एक इमेज कैरी करके जाता है कि किस तरीके का इंफॉर्मेशन है। इसीलिए जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो उनको जानकारी दे रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनको काफी पोलाइट और काफी कोर्टियस वे में, यानी कि अच्छे तरीके से कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसको अच्छा एक इम्प्रेशन छोड़ सके, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट का जो पॉसिबिलिटीज है, यानी कितना है, मान लो कोई आता है, व्हाट आई ट्राई, मान सपोज करिए कि मैं किसी कॉलेज में जाती हूँ रिक्रूटमेंट के पर्पज से, ठीक है ना, कि मुझे मैं सिलेक्शन के पर्पज से, जॉब के पर्पज से, और वहां कोई जॉब नहीं है, अभी फिलहाल कोई जॉब, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी वो मेरा सीवी रख लेंगे और बोलेंगे ठीक है 4 दिन बाद आई विल कॉल यू, एंड देन कॉल करेंगे, बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, एंड देन फाइनली सारा राउंड होने के बाद दे कीप मम, ठीक है, वो चुपचाप बैठ जाएंगे। तो क्या होगा, क्यों? क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट था ही नहीं, वो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। तो दैट विल गिव यू अ बैड इमेज ना, या अच्छा तो नहीं लगेगा ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा इमेज। तो बहुत सारी जगह जहाँ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे दे विल टेल यू कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, व्हेनेवर इट कम्स विल कॉल यू। तो हो गया, आप भी निश्चिंत और वो ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रू हुआ ना, अच्छा सही इमेज गया ना उसका आपके पास, कि चलो जो भी है उसने सही सही बता दिया, राइट। तो ये यस रिसेप्शन मैम। स्टेज है कि यस मैम। एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज को सही से डील करिए। अब ये आया स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग इंटरव्यू मतलब ये है हमारा फर्स्ट राउंड, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, ठीक है ना। इस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में प्राइमरी इंटरव्यू है, जहां पे नॉर्मली जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो ऐसे रिस्पॉन्सेज एप्लीकेंट से एलिसिट करते हैं जिससे ये पता चले कि वेदर दिस एम्प्लॉय सुटेबल फॉर माय जॉब और नॉट। जिस पोजीशन के लिए, सपोज करिए आप सेल्स मैनेजर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू स्क्रीन में उसके एज से, उसके एक्सपीरियंस से, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, उसका जो पे एक्सपेक्टेशन है, उसके जो एप्टीट्यूड्स है, उससे आप लोकेशन चॉइस जो है, आपको थोड़ा ये आइडिया होगा कि वेदर आई कैन सेलेक्ट हिम और नॉट, है ना। अगर यस आपको चाहिए 8 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, और किसी के पास 15 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ऑब्वियसली वहां पे स्क्रीनिंग में वहीं पे भी आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, वहीं छाट दोगे, है ना, आगे आपको उसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो इसको एक कोटेशी इंटरव्यू भी बोलते हैं, कि एक एटिकेट टाइप का। ठीक है, आप आए हैं तो हम एक प्राइमरी राउंड आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं, वी एलिसिट द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर मेजर फोकस होता है, चुनने का कम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मेजर फोकस होता है छांटने का, कि किस किस रीजन से हम इस एम्प्लॉय को छांट सकते हैं। समझ में आया? अगर हम ऐसे छांटते चलेंगे तो फाइनली जो बचेगा वो मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉय फर्दर राउंड के लिए बचेगा आपके पास। समझ में आया? यस अभी देखो, ये कोई राम का लकीर नहीं है, कोई लक्ष्मण की लकीर नहीं है, कि अगर आपके इस बुक पे, या मैं आपको भी बता रही हूँ कि रिसेप्शन के बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू, उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक, तो हर जगह यही चीज फॉलो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ये कोई जरूरी नहीं है, ये फॉलो नहीं भी हो सकता, ये चेंज भी हो सकता है, ये पैटर्न ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये सीक्वेंस, राइट। या फिर मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे जगहों पे विल सी द रिक्रूट सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ब्लैंक ओनली, वो एप्लीकेशन ब्लैंक से शुरू ही होता है। तो ये चेंज हो सकता है। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि मैंने जो पढ़ाया या आपने जो पढ़ा वो गलत है। सीक्वेंस कैन वेरी। हाँ, अब ऐसे नहीं वेरी करेगा कि पहले मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, फिर रेफरेंस टेस्ट हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक आएगा, और फिर इंटरव्यू स्क्रीनिंग आएगा, ऐसे नहीं होगा। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जरूर, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे रख लेते हैं। इंटरव्यू बेस्ड जॉब के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि ऑनली इंटरव्यू, है ना। यस मैम। यस मैम। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट भी बहुत बहुत बार ऐसे जॉब्स निकालते हैं जहां पे सिर्फ इंटरव्यू आपको क्रैक करना होता है, लेकिन मान लो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत हो गया, 5,000 रिक्वायरमेंट है और 5 लाख एप्लीकेशन आ गए, तो वो बाद में ऐड कर देगा एक राउंड रिटर्न भी, है ना। यस मैम। क्यों? ये जितना फिल्टर लगाएगा, जितना स्टेप्स ऐड करेगा, उतना क्या होगा, उतना लोग जो एफिशिएंट लोग हैं वो
निकल के बाहर आएंगे और जो एफिशिएंट उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उस जॉब के लिए नहीं है। एक आदमी अलग काम के लिए एफिशिएंट जरूर हो सकता है, एक आदमी मल्टीपल काम नहीं कर सकता, किसी स्पेसिफिक काम के लिए वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो सकता है। तो पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए, उस जॉब के लिए जो बहुत सुटेबल नहीं रहेंगे, वो क्या होगा, वो वहीं पे छन जाएंगे, वहीं पे वो छट करके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एंड फाइनली यू आर कमिंग विद द मोस्ट इफेक्टिव, जो आपका बचता है कैंडिडेट, उसको आप लेकर के आगे बढ़ते हो। तो ये कहा कि थोड़ा बहुत स्टेप आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत ऑल्टर हो सकता है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं होगा। समझ में आया? यानी बहुत जगह अगर 5 राउंड में सिलेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो बहुत जगह 6 राउंड में, बहुत जगह 7 राउंड में कंप्लीट हो सकता है। कई बार जो इंटरव्यू ही रिटन टेस्ट नहीं लिया जाता है। मुझे याद है गूगल में मेरे एक भाई का इंटरव्यू था, तो ही हैव गिवन 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू ओनली, है ना, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इंटरव्यू 1 राउंड 2 राउंड नहीं, 5 राउंड्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद उसका जॉब फाइनल हुआ था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाइज वैरी करता है, ठीक है। अभी हम आते हैं कि हम कैसे देखते हैं। तो अभी इसके बाद यहाँ पर हम आए स्क्रीनिंग में, जो प्रिलिमिनरी या बेसिक इंटरव्यू होता है एम्प्लॉयज का या कैंडिडेट्स का। इसमें उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस के उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, एज क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस है, पे एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये नॉर्मल बातचीत जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आंसर देने में। कुछ भी टेक्निकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल चीजें जो आप ऐसे ही बता सकते हैं। एंड उस बेसिस पे वो क्या क्या करेंगे, जो मिसफिट है उसको वहीं पे छांट देते हैं, वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। आगे बढ़े तो ठीक है, चलिए। उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है? वो फॉर्म एक एप्लीकेशन होता ब्लैंक है में क्या, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है मैम उसमें। बताओ हामिद, और क्या होता है? उसमें एड्रेस, अपना नेम और फोन नंबर, वो एक्सपीरियंस, प्रीवियस जहाँ काम किए एजुकेशन, थे वो एम्प्लॉयमेंट सब। डाटा। गुड। बस। तो ये तो हम सीवी में भी करते हैं, फिर क्यों एप्लीकेशन ब्लैंक भरते हैं? सीवी में भी तो हम देते हैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना एक्सपीरियंस, अपना मैरिटल स्टेटस और यस जो भी मैम। होता है हमारा। तो वाई उनको क्या जरूरत है इस काम को डुप्लीकेट करवाने का? हामिद? एक क्रॉस होता है मैम, जैसे कैंडिडेट को मैं क्या माने कौन सा स्टेज पर उसको लाना, छाट रिजेक्शन के लिए एक स्टेप है ये। नहीं, दिस इज नॉट द स्टेप फॉर रिजेक्शन, आई विल टेल यू। मैंने आपको बताया था कुणाल, आपको याद है क्या कि एप्लीकेशन ब्लैंक, इवन इफ ऑल द इंफॉर्मेशन आर देयर इन रेज्यूमे, इन सीवी, क्यों हम एप्लीकेशन ब्लैंक ऑर्गेनाइजेशन भरवाता है? बताया तो था कुणाल, अगर आप आंसर दे सके तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। यस मैम, याद नहीं है मैम। ठीक है, याद करने वाली बात नहीं है कुणाल, बिल्कुल बस ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैं बताती हूँ। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो बिल्कुल आपने सही बताया हामिद, ये सब चीज भरा जाता है उसमें। लेकिन क्यों भरा जाता है? मैंने सीवी दिया ना आपको, फिर ये क्यों करना है? छांटने के लिए नहीं करना है। सीवी आप अपने तरीके से बनाते हैं, है ना, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं। बहुत लोगों के सीवी में देखोगे इट स्टार्ट्स विथ ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री, है ना, मास्टर्स डिग्री एंड प्रोफेशनल डिग्री एंड एन एक्सपीरियंस। बहुत लोगों के सीवी में आप देखेंगे कि ओनली द फलाना एग्जामिनेशन पास्ड इन दिस ईयर, फलाना एग्जामिनेशन पास्ड इन दिस ईयर, फलाना एग्जामिनेशन पास्ड इन दिस ईयर, परसेंटेज नहीं मेंशन रहता है, ठीक है ना। तो सीवी में आप अपने हिसाब से, आप जो भी अपने, और बिल्कुल वो अच्छी बात है, वैसे ही बनाना चाहिए सीवी की, जिस सीवी देख करके आपके जो भी नेगेटिव बात है उसको आप कितना अच्छा तरीके से हाइड करते हैं, और जो पॉजिटिव बात है उसको कितने अच्छे तरीके से आपको हाईलाइट करते हैं। यही आपका सीवी होना चाहिए। सीवी में हम लोग को सिखाया गया था कि इफ यू डोंट स्कोर 60% इन एवरीथिंग, तो यस फॉरगेट इट, ठीक है ना। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन कोई रिजल्ट से उनको कोई मतलब नहीं, फॉरगेट इट, मत लिखिए। इवन अगर आपके ग्रेजुएशन से अच्छे मार्क्स है तो यू विल स्टार्ट ग्रेजुएशन से, ठीक है ना, ग्रेजुएशन दिस, मास्टर्स दिस, एमबीए दिस, एंड नाउ ऑल दिस थिंग्स, एडिशनल क्वालिफिकेशंस। कैसे आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं?
ठीक है, तो आपने अपने जो भी आपको मन हुआ आपने बताया, जो नहीं मन हुआ आपने हाइड कर लिया और पता भी नहीं चला सीवी से कि क्या बताया क्या छिपाया। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है ही, वहां पे नाम है, एजुकेशन है, डिग्रीज हैं, जो भी वो उतना आपके। क्लियर नहीं हो पाता मैम, नहीं, हाँ, वो उतना जो क्लियर चाहते नहीं हैं होता है। वो क्लियर नहीं हो पाता। करेक्ट। तो अब एम्प्लॉयर जो चाहता है आपसे जानना, ठीक है, वो भी बहुत टैक्टफुल होता है ना। आपने जो दिया वो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे ये जानना है कि आपको किस शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट सूट करता है, ठीक है ना, आप कौन से शिफ्ट में काम कर सकते हैं, कौन सा वर्किंग आवर है। मान लो कि एवरी शिफ्ट में काम होता है, हॉस्पिटल है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पूरे दिन 24/7 काम होता है, पता है ना आप लोगों को। तो यस आपको कौन सा शूट काम, कौन सा टाइम स्लॉट सूट करेगा, कौन सी चीजें आप, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो टीचर में जाते हैं तो ऐसे हम कहेंगे कि हम HRM पढ़ा सकते हैं, या फिर हम अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं। क्या अकाउंट्स के अलावा भी कुछ पढ़ा सकते हैं? 3-4 कॉलम है, 4 कॉलम में यार तुम्हें खुद ही अकाउंट भर करके आने में बुरा लगेगा, कम से कम 1-2 तो और लिख ही दोगे। हाँ, यस ये भी और ये भी है ना। तो आपने यस वो 2-3 भर दिया, अब उसको पता चला कि अच्छा ठीक है, इसके अलावा ये भी कर सकता है। तो इस तरीके से वो अपना एक कस्टमाइज इंफॉर्मेशन उसको आपसे लेना है, और वो उस तरीके का एक एप्लीकेशन ब्लैंक बनाता है जिसमें आपने जो अपने सीवी में नहीं बताया है, जो छूट गया है या जो इंटेंशनली छुपाया गया, उसको भी वो जान ले। ठीक है ना। ईयर, परसेंटेज, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल एग्जामिनेशन, कितने का एग्जाम था, कितना आपको मार्क्स मिला, कितना परसेंटेज हुआ, किस ईयर में पास किया, सारा कॉलम भर दिया, आप लोग भरते रहो। ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, वो आपसे, आपने जो नहीं बताया, आपके सीवी में जो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर जो जितने चीज उनके मतलब की है वो आपसे वो क्या करेंगे, थ्रू एप्लीकेशन ब्लैंक एक बार फिर से आपसे ले लेंगे, जो ऑब्वियसली जो रिलेटेड होगा आप ही के एजुकेशन से, ऑक्यूपेशन से, एक्सपीरियंस से, इसी चीजों से रिलेटेड होगा, लेकिन उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। समझ में आया। यस मैम। तो ये इनिशियल, नॉर्मली ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा, रिसेप्शन स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग इंटरव्यू एप्लीकेशन के बाद होता है, जहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं। वहां पे सबसे पहले तो आप गए, एंटर किया, आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा। ठीक है। अभी तक मैंने जहां जहां अप्लाई किया है कैंपस में तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में तो आते हैं और आपका सीवी उन तक पहुंच जाता है थ्रू कैंपस सेल ऑफ द कॉलेज। आप कैंपस से प्लेसमेंट सेल में अपना सीवी दिए रहते हो, वहां से उनके पास चला जाता है, एंड देन दे, जिनका भी उनको इंटरव्यू लेना होता है बुला लेते हैं। अच्छा ठीक है, किसी का तरीका होता है कि पहले इंटरव्यू ले लो, फिर एक जीडी राउंड करा लो, रिटन टेस्ट ले लो, फिर जीडी करा लो, फिर पर्सनल इंटरव्यू ले लो, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सेम चीज सबके लिए हो। जब आप यस एक्सपीरियंस, कॉलेज में नॉर्मली ये सब होता है, ठीक है ना। यस कॉलेज से जब आपको लिया जाता है तो ग्रुप डिस्कशन, थोड़ा बहुत माइनर टेस्ट और पीआई के बाद लिया जाता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर हो, कहीं और काम कर रहे हो, तो फिर ये सब जीडी वीडी नहीं होता उस केस में। यस ठीक है ना। उस समय आपके पास एक्सपीरियंस ही इतना रहता है कि वो आपके सीवी ही एक्सपीरियंस को काफी ही डिग काफी आउट रहता करने की कोशिश करते हैं कि एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या काम किया, किस किस तरीके का अनुभव लिया। तो इसीलिए कहा है कि इसका कोई कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है सिलेक्शन का, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन हाँ, एक रफ ढांचा है जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली अपसाइड डाउन नहीं हो सकता है। राइट। है। यस तो मैम। मैम नॉर्मली हाँ बोलिए। रिज्यूम अलग हो गया ना? रेज्यूमे अलग हो गया एप्लीकेशन ब्लैंक से। यस, रेज्यूमे वो हुआ जो आपने अपना बना करके भेजा, आप अपने बारे में उसमें सब कुछ लिखते हैं, अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अपना बायोडाटा लिखते हैं, अपनी एजुकेशन डालते हैं। लेकिन एप्लीकेशन ब्लैंक, जिसमें वो अगर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे चाहते हैं तो वो एक कॉलम रहेगा जिसमें आप वो भर करके दोगे, तो उनको उनके मतलब का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। समझ में आया। तो रेज्यूमे जो आप खुद बनाते हो, एप्लीकेशन ब्लैंक जो आपको ऑर्गेनाइजेशन देती है फिल करने के लिए। अब नॉर्मली मैंने कहा कि मैंने उसके बाद जहां जहां भी इंटरव्यू दिया तो फर्स्ट आई व्हाट आई गॉट 2 पन्ने का एप्लीकेशन ब्लैंक अप टिल नाउ। ठीक है ना। तो नॉर्मली लोग उसको फॉलो करते, कहीं कहीं उसको नहीं फॉलो किया जाता है। तो आपको एक एप्लीकेशन ब्लैंक मिला, ठीक है, आप आए। अब वो आपको क्या क्या स्वागत करेगी वो आपका आते ही। ठीक है। तो आपको एक लगा है कि आप यू गेट अटेंडेड, अदरवाइज आप आके बैठे हुए और आधे घंटे तक कोई आपसे आया नहीं, मिला नहीं, पूछा नहीं, तो यू फील अनअटेंडेड, राइट। उसके लिए भी वो आपको एक एप्लीकेशन बैंक देता है, इसको भर के दीजिए मैम पहले। आप आराम से भरिए, जितना टाइम लेना है भरिए, और भर करके आप उसको दे दीजिए। वो एक बार उसको गो थ्रू करेंगे, एंड देन फाइनली उसके बाद वो स्क्रीनिंग इंटरव्यू लेते हैं, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया। ठीक है।
पहले हो गया, बाद में हो गया। स्क्रीनिंग इंटरव्यू का जो तथ्य रहेगा वो वही रहेगा, ठीक है ना, जो बेसिक चीजें हैं वही वो आपसे पूछेंगे। इसको ही हम बोल सकते हैं कि कर्टसी में एक इंटरव्यू लिया जाना, कि हम आपसे बातचीत करें और बैक ऑफ द माइंड किसको रखना है और किसको रिजेक्ट करना है, ये सारा चल रहा होता है, ठीक है ना, कौन सुटेबल है और कौन नहीं सुटेबल है, ये बैक ऑफ द माइंड इंटरव्यूअर के या एचआर पर्सन के दिमाग में चल रहा होता है। मैम ऐसा फॉर्म तो हम लोग किसी चीज में इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो फिर उसमें भी फॉर्म फिल करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इंक्वायरी के लिए आप जब जाते हैं तो आप कोई सीवी भर के नहीं देते उससे नो पहले। मैम, मैम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही पड़ता है। भरना हाँ ही मैम, एक पड़ता है। इंक्वायरी के लिए आए हैं। बिल्कुल, यस मैम। बिल्कुल। तो मैम मोस्ट मैम मैम सीमेज में आए थे एडमिशन लेने, उसमें भी ऐसे ही दिया था एप्लीकेशन भरने के लिए। बिल्कुल, तो मैं भी गई थी जब सिमेज में इंटरव्यू देने, तो मुझे भी मिला था एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन ब्लैंक भरने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि आज तक जहां-जहां गई हूँ नॉर्मल ये एक्सपीरियंस रहा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। इन स्पाइट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन सीवी, वो सब सेकेंडरी है। थोड़ा सा सेटल डाउन होने के लिए, थोड़ा सा आपसे और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, लेने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो हो सकता है आपने सीवी में मिस आउट कर दिया होगा या जानबूझकर छोड़ दिया होगा। अब इसके बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो गया। उसके बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद जो हमारा है, हाँ, हम एप्लीकेशन ब्लैंक के बारे में तो बात करते हैं। एक होता है वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। सी वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक इसी तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी आता है, एक वेटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक तरीका। मैं बताती हूँ क्या है वेटेज। मतलब तो तुम लोगों को पता है ना, वेटेज कौन सा काम कितना यस मैम। इंपॉर्टेंट है, यस ये मैम। एक वेटेज होता है, ठीक है। तो अब वेटेज एप्लीकेशन ब्लैंक में क्या होता है कि सर्टेन इंफॉर्मेशन पे कुछ वेटेज डाला जाता है। सपोज करो एक्सपीरियंस लिखा है, और वेटेज उनके माइंड में रहता है कि अगर हम मार्केटिंग मैनेजर को ले रहे हैं, अगर हम किसी टेक्निकल स्टाफ को ले रहे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। अब आपने एक्सपीरियंस में 2 इयर्स भरा, 3 इयर्स भरा, 5 इयर्स भरा, 7 इयर्स भरा, वेटेज विल बी गिवन टू 7 इयर्स लो। एंड देन 5 इयर्स एंड देन 3 इयर्स, है ना, इस तरीके से यस मैम। वेटेज। तो मान लो कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, उस काम के लिए, वो उस काम के लिए जो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे ज्यादा। जैसे देखो एयर हॉस्टेस के जॉब के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना, आपका इंटरपर्सनल यस स्किल, सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा होना, Yes. बहुत अच्छे से आप कन्वे कर सके अपनी बातों को, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना, क्योंकि आपको हो सकता है आप फ्लाइट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़े, कभी मौसम खराब, कभी वेदर खराब। पैनिक होने वाले एयर होस्टेस चाहिए है क्या किसी को? नो मैम। नहीं चाहिए। बहुत स्ट्रांग हुई है, ठीक है ना। अंतिम समय तक जब तक सिचुएशन कमांड में है, यू कीप पेशेंस के सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव यस सोच के चाहिए। तो वहां के लिए ये चीजें हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों के जो जिस काम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी देखा आपके इसमें एग्जाम्पल दिया है किसका, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था है इसमें। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पोजीशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगेन उसका पुराना एक्सपीरियंस, ठीक है ना, उनका एज, क्या कमीशन वो पहले अर्न करते थे पर सेल पे बेसिस पे, क्या कमीशन या इंसेंटिव्स मिलता था, उनका मैरिटल स्टेटस, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, अपेक्षाकृत ये इसके रिलीजन क्या है आपका, जेंडर क्या है आपका, लैंग्वेज क्या है आपका, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, यानी आप कहाँ के हो, किस लोकेलिटी में हो, ये सब चीजें वहां क्या लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन जो पहले पूछा हमने कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपको पहले जॉब से कमीशन कितना मिलता था, सैलरी कितनी मिलती थी, कितने साल का एक्सपीरियंस है, शादीशुदा है या अनमैरिड है, क्योंकि अनमैरिड है तो आप ज्यादा टाइम मूव कर सकते हैं, ज्यादा मूवेबल हो। मैरिड लोगों का थोड़ा सा एक दायरा सीमित हो जाता है, कुछ ना कुछ बंधन फैमिली का हो जाता है, तो ये सब चीजें चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उस काम को करने के लिए, उस पर वेटेज ज्यादा डालते हैं, ठीक है ना। जो चीजें थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उस पर वेटेज कम रहता है। तो वेटेज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाना, एंड सारे एप्लीकेशन ब्लैंक को फिर चेक करना कि किसने कंप्लीट स्कोर में, अगर हम वेटेज के बेसिस पर एडिशन करें और सबके स्कोर को देखें, तो जिसने ज्यादा स्कोर किया है उसके आगे बढ़ने की चांसेस ज्यादा है, ज्यादा। जिसका वहीं पे स्कोर कम होगा वहां पे उसका रिजेक्शन का चांसेस हो सकता है। बट एक एप्लीकेशन ब्लैंक बनाना ही पहले बहुत टीडियस जॉब है, कौन कौन से सवाल डालने हैं, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन लेना है, ये बहुत सोच विचार कर डालना होता है। अब इसके अलावा उसमें वेटेज वाला आपको क्वेश्चन डालना, हर क्वेश्चन पे वेटेज कुछ पुट करना है,
तो ये और भी थोड़ा डिफिकल्ट काम है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए इसको करते समय टाइम और का थोड़ा होता है कि इट्स वेरी नेगेटिव पार्ट ऑफ व्हाट इज एप्लीकेशन ब्लैंक इज टाइम कंज्यूमिंग होना इसका, एंड इसको कंटिन्यूस रिव्यू की जरूरत होती है, जैसे हर 3-4 साल पे आप एक बार इसको रिव्यू करिए, ठीक है ना। कुछ चीजें होती है जो टेक्निकल है, जो एब्सोल्यूट हो चुकी है अब, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उससे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्लियर? वेटेज एप्लीकेशन ब्लैंक समझ में आया? हर जगह ये भी नहीं होता, ठीक है। मैंने आज तक कहीं नहीं भरा ये वाला फॉर्म, यस मैम। ठीक है। तो आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि मैंने कहा क्या जो कॉमन है और जो नहीं, बहुत कॉमन नहीं है, जो कहीं कहीं पे यूज होता है। तो वेटेज एप्लीकेशन ब्लैंक बहुत कम जगह पे यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत टीडियस होता है अपने आप में, इसको डेवलप करना भी काफी चैलेंजिंग होता है। खैर, इसका मतलब यही हुआ। इसी तरह आपका एक अप्रेजल होता है जिसमें वेटेज क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आपने उन सब चीजों को काम किया तो आपको ज्यादा, आपने 10 काम किया है लेकिन किसी ने 7 ही काम किया, लेकिन वो 7 काम वो है जिसमें ज्यादा वेटेज डाला गया है, तो यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना, यू कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। और 10 काम किया है लेकिन उनके वेटेज ज्यादा नहीं है, कंप्लीट मार्क्स लाने, कंप्लीट एडिशन करने पे तब भी आप 30 पे हैं, और 7 काम करने वाला 50 पे चला गया, तो सिलेक्शन किसका होगा, अप्रेजल अच्छा किसका होगा? 5 ही काम किया लेकिन ज्यादा मुश्किल काम किया, ज्यादा चैलेंजिंग काम किया, तो उसका हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। Yes, अब हम आते हैं सिलेक्शन टेस्टिंग पे, ठीक है। ये सिलेक्शन टेस्टिंग रिटन भी हो सकता है और इंटरव्यू भी हो सकता है। आपके बुक में जो देने का ये सिलेक्शन टेस्ट मतलब है, ये चीज एक्चुअली रिटन टेस्ट, ठीक है ना। सिलेक्शन टेस्ट एंड देन सिलेक्शन इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू है वो ओरल होगा, वर्बल होगा, और ये कैसा है, ये है रिटन, ठीक है। इसमें क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेसिंग बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत टाइम खर्चा होता है, और फ्यूचर का देखना होता है कि फ्यूचर में भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी कि नहीं होगी इसके बाद, है ना। तो इसीलिए सिलेक्शन बहुत ही एक टेस्ट ये जो है ना, ये काफी अच्छे से कंडक्ट कराना और काफी सक्सेसफुली होना, और ऐसे करना कि जो आप चाह रहे हैं आपको वैसे ही टैलेंटेड एम्प्लॉयज मिले, उसी तरीके का कैपेबिलिटी और एबिलिटी वाले लोग आप मिल सके। इसीलिए इसको बहुत आराम से किया जाता है। इसमें इसको काफी स्टैंडर्डाइज्ड रखा जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड रखने के पीछे क्या है, तो इसका मकसद है स्टैंडर्ड रखने का। स्टैंडर्ड क्या क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट, मान लो एग्जाम हो रहा है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, है ना, एक जैसा वर्किंग आवर सबको मिला है उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। अच्छा, सबको एक क्लासरूम में एक इन्विजिलेशन के अंदर देना पड़ रहा है, कहीं कुछ चोरी या कहीं लिबर्टी और किसी को कुछ ऐसा पार्सलिटी नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको दिया जाता है, ताकि इंडिविजुअल का स्कोर जो है वो आप ये तय कर सके कि कोई आदमी में खुद कितना क्वालिटी है, खुद उसकी कितनी एबिलिटी है, खुद वो अपने से कैसा, अगर हम सब चीजों को एक जैसा रखें तो उसमें कौन सा इंडिविजुअल आगे निकल के आता है, समझ में तब ना हुआ वो ओरिजिनल टेस्ट। इसीलिए इस टेस्ट को काफी स्टैंडर्डाइज्ड रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव है पर्सन के परफॉर्मेंस को, उसके एटीट्यूड्स को, उसके लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट कर पाना, ठीक है। यस मैम। ये इसलिए ज्यादा पसंद किया जाता है सिलेक्शन टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम स्कोप होता है बायस होने का, ठीक है ना। आप किसी को बहुत, इट गिव्स यू वेरी लिटिल रूम फॉर इंडिविजुअल बायस और इंटरप्रिटेशन। आप किसी के अगेंस्ट बायस या फेवरलिज्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक कॉपी पे जो लिखा है, आंसर शीट पे जो लिखा है, उसको कैसे ऑल्टर करेंगे, है ना। तो ये काफी चैलेंजिंग होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट, एक ही क्वेश्चन होता है बट सेट्स अलग अलग होते हैं, ताकि आप कहीं से कॉपी ना कर सके, ताकि कोई फेवर किसी को ना कर सके। अब तो कई बार नाम और रोल नंबर भी हम लोग लिखते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ मैं। When you are going to competitive examinations, कहीं नाम वाम नहीं आता है, that is the code, है ना, जो आपका कोड मिला हुआ है उसी कोड से आप काम चलाते हैं। तो इसको इसलिए रखा जाता है ताकि कोई किसी को फेवर, पैरवी वैरवी इस पे ना किया जा सके, जिसके जितने मार्क्स हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना वहां पे कौन सा मेडिकल में कौन सा घोटाला था, व्यापम घोटाला, जो भोपाल में वो हुआ था,
एमपी में। अब व्यापम घोटाले में क्या कभी भी अगर कभी पकड़े गए हैं और अब दिख गया कि आपने किसी और के बदले में एग्जाम दिया है, या फिर आपका तो ऑन पेपर 10 मार्क्स के ही आपने आंसर सही बनाया लेकिन आपको 100 मार्क्स दे दिया गया, तो पकड़े जाने पे लाइफ टाइम क्या होता है, यू गेट बार्ड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, है ना। यस मैम। इसीलिए इन सब चीजों को काफी सीरियसली हैंडल कराता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे भी अगर टेस्ट हो रहा है तो एक जैसा कॉमन एटमोस्फेयर में दे विल फाइंड आउट हु इज मोर कैपेबल, ठीक है ना। अब ये एम्प्लॉयमेंट टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट को अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया, सिंस यू हैविंग अ वेरी डिटेल्ड और क्या कहते हैं बहुत काफी लेंदी आपका सिलेबस है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट और इसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद आपका आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। दे आर वेरी मच सिमिलर, क्योंकि दोनों में जो इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है वो यही देखने के लिए आता है जो इनकम्बेंट है, जो कैंडिडेट है, उसकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, ठीक है ना, वो कितना क्विक लर्नर है। अगर वो क्विक लर्नर है तो उसको क्या किया जाता है, एक ट्रेनिंग दिला करके, एक एडिक्वेट ट्रेनिंग जो उसके चाहिए, जो काम को परफॉर्म करने के लिए, उसके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए, वो उसको ट्रेनिंग दे करके तुरंत उसको अपडेट किया जा सकता है, उसको काम पे लगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट किस किस चीज का लिया जाता है, तो ऑब्वियसली ये किसी एक ट्रेट को नहीं करता है कि आप कितना ज्यादा, आपका मेमोरी पावर कितना शार्प है, और अगर वो बहुत शार्प है तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट ट्रेट्स, इंटेलिजेंस के लिए जो डिफरेंट ट्रेट्स है, लाइक मेमोरी, वोकैबुलरी, वर्बल फ्लुएंसी, कितने अच्छे से आप अपने शब्दों का चयन करके बातों को आगे रखते हैं ताकि क्लाइंट आपकी बात से कन्विंस हो जाए। फिर उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स टेस्ट कह सकते हो आप। परसेप्शन उसका कैसा है, एंड स्पेशल विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अलग अलग जगह पे कैसे उस सिचुएशन को विजुअलाइज कर पाते हो, कैसे उस सिचुएशन को समझ पाते हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। आगे एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपकी लर्निंग एबिलिटी का ही टेस्ट किया जाता है ना। इस पर इंटेलिजेंस टेस्ट को चेक करने के लिए बहुत सारे तरीका बताया गया है आपके बुक में कि ये स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, या बिनेट सीमोन टेस्ट है, या वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है। दीज आर द डिफरेंट टेस्ट जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, वैसे सेक्टर में इन सब चीजों को यूज किया जाता है ताकि वो सही इंसान को, सही कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके, ठीक है ना। तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स, दीज आर डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स। टेस्टिंग मेथड्स इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, है ना। बहुत कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में है, बट नाम जानिए, क्योंकि अगर आपसे अगर पूछ दिया जानने में कुछ वो देखिए, तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट किस चीज को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो यू कैन से कि इसको किस लिए यूज किया जाता है, इसको इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये सारे नाम जो है ना, इसके खोजकर्ता जो है उनके नामों पर ये टेस्ट का नाम रखा गया है, राइट। यस मैम। ठीक है। यस मैम। इसमें मेंटल एबिलिटीज को जज किया जाता है। बिनेट टेस्ट जो है, बिनेट सीमोन टेस्ट, वो भी अल्फ्रेड बिनेट और सीमोन बिनेट के नाम पे इसको दिया गया, अल्फ्रेड बिनेट। तो इसी तरह अलग अलग नाम पे है, लेकिन इसका मेन पर्पस होता है मेंटल एबिलिटी को फाइंड आउट कर पाना। और बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स में जब क्लरिकल या मैनेजरियल लेवल के लिए टेस्ट लिया जाता है तो इन सब का यूज किया जाता है। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, अगेन एप्टीट्यूड टेस्ट की आपका क्लरिकल स्किल, मैकेनिकल सर्टन स्किल जो कि जरूरी होता है क्लरिकल काम के लिए, मैकेनिकल काम के लिए, मैथमेटिकल काम के लिए, इन सब चीजों के लिए टेस्ट लिया जाता है। और ये इंडिकेट करता है कि आप कितना, आपके सीखने की क्या एबिलिटी है, ठीक है ना, और आप कितना क्विक लर्नर हो, ठीक है ना, कितनी क्विकली आप लर्नते हो। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस टेस्ट में भी क्विक लर्निंग को ही टेस्ट किया जाता है, तभी उसको ट्रेनिंग दे करके इम्प्रूव किया जाता है। यहाँ पे जो भी मान लो कि मैम एप्टीट्यूड टेस्ट तो स्कूल वगैरह में भी होता है ना मैम। हाँ, रीजनिंग लॉजिकल टेस्ट, यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एप्टीट्यूड वही है जो आपके क्लरिकल टेस्ट या आपके रीजनिंग या आपके लॉजिक्स का या रिलेशनशिप का जो हम लोग पता करते हैं ना, दिस कम्स अंडर
एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें Okay. जनरल अवेयरनेस और आप कितना ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो सिचुएशंस को, किसी भी जॉब सिचुएशन में, किसी भी इमेजिनरी सिचुएशन को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये सबसे इसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली इसका ऑन द जॉब कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है ना। ऑन द जॉब इसको बहुत ज्यादा ये कारगर साबित हुआ हो ऐसा नहीं है, इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट कभी भी हम अकेले नहीं लेते। एप्टीट्यूड टेस्ट जब भी लेते हैं, इट इज अकम्पनीड विद सम अदर टेस्ट लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। जैसे कि जब भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे तो एक पार्ट, पूरे एग्जाम का बस वो एक पार्ट होता है ना। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का है, उसका मैथमेटिक्स का है, उसके बाद आपके अपने जीके का है, और फिर आपका स्पेशलाइज जो भी सब्जेक्ट है उसका होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर के हम ये फाइनल कर ले कि इज वेरी इंटेलिजेंट एंड कीप दिस, है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये चूंकि बहुत ज्यादा ऑन द जॉब रिलेटेड स्पेसिफिक नहीं होता है, इसीलिए इसको कंबाइन किया जाता है बाकी अदर उसके साथ, फॉर्मेट्स के साथ, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ तक समझ में आया। Yes, उसके ma'am. बाद हमारा पर्सनालिटी Yes, टेस्ट ma'am. है, और पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए अगेन बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स है, वह भी आपको नहीं पढ़ना। जब हम लोग ओबी, आप लोग ओबी पढ़ चुके हैं, है ना, प्रॉब्लम ये है मुझे याद Yes, ही नहीं ma'am. रहता। हाँ, तो ओबी में आप लोगों ने मैकियावेलिज्म वगैरह पढ़ा है क्या? पर्सनालिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैकियावेलिज्म और लोकस, इंटरनल लोकस, एक्सटर्नल लोकस, नो मैम। ये सब है आपके बुक में, आप एक बार देखिएगा। इंटरनल लोकस है, एक्सटर्नल लोकस है। जैसे कि कोई आदमी क्या होता है, अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने ऊपर इम्प्रूव करके वो चीजों को ग्रास्प करना चाहता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है। और एक्सटर्नल लोकस जो, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो भी और अगर मैं फेल हुआ तो भी किसी न किसी बाहरी फैक्टर पे डाल देंगे, ठीक है ना। अच्छा फेल हो गया, हाँ मेरे घर में बहुत तनाव का माहौल था, मैं फेल हो गया। अपने अंदर नहीं करके किसी बाहरी फैक्टर पे जब हम किसी आउटकम का वो डाल देते तो एक्सटर्नल लोकस बोलते हैं। ये सारे पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। तो ऐसे ही वहां पे बहुत सारे स्केल्स के बारे में भी है जो यूज किया जाता है। तो एक्चुअली ये ओबी का पार्ट है, एचआरए में मैं बस आपको स्केल्स बता दूंगी क्या क्या यूज है। लेकिन अगर आपका मेरे ख्याल से ओबी हो गया है तो उसमें ये सारे एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, मैकियावेलिज्म, लोकस ऑफ कंट्रोल, ये सारे पार्ट्स हैं आपके पर्सनालिटी के। पर्सनालिटी चैप्टर था क्या आपके ओबी में? मैंने पढ़ाया हुआ है सीनियर्स को, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पर वो मैम पर्सनालिटी चैप्टर नहीं था। नहीं था। तो फिर वो हो सकता है आगे आए, ठीक है ना, फिर वो Yes.